अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA ट्यूटर। हम लोगों ने अपना एंजाइम चैप्टर स्टार्ट किया है। मैं लेक्चर नंबर 1 पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो जाकर भी देख लीजिएगा। हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है आज फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो हम लोगों की जो बुक में डिस्कस हुए हैं फैक्टर्स, वो 4 फैक्टर्स डिस्कस हुए हैं। नंबर 1 इज़ टेम्परेचर, second is pH, third enzyme concentration, fourth is substrate concentration. अब हम लोग जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे चारों को। तो हम लोग सबसे पहले टेम्परेचर को डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर, जैसे हम सबको पता है कि टेम्परेचर मतलब इंक्रीज करते हैं, जब हीटिंग करते हैं तो मॉलिक्यूलर जो मोशन होती है वो इंक्रीज होती है और रिएक्शन की स्पीड भी इंक्रीज होती है। इसी तरह से मतलब कोई भी रिएक्शन वगैरह हो रहा होता है तो जैसे अगर 10 डिग्री हमारे पास इंक्रीज होता है टेम्परेचर, तो हमारे पास जो है रिएक्शन रेट डबल हो जाता है। लेकिन जो ये एक्टिविटी है ना, ये एक सर्टेन लिमिट तक होती है, सर्टेन टेम्परेचर तक होती है। और जिस टेम्परेचर पर एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उस टेम्परेचर को बोला जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर से जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर जाता जाता है वैसे वैसे हमारी एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ये हमारे पास आ गया ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हमारे पास एंजाइम बेस्ट वर्क करता है। ये हमारे पास हो गया मिनिमम टेम्परेचर। अब जैसे ऑप्टिमम से आगे जाते रहेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी कम होती रहेगी और यहाँ पे मैक्सिमम पे आके एंजाइम डीनेचर हो जाता है, क्योंकि एंजाइम जो है बहुत एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करने वाला है। जैसे ही फ्लक्चुएशंस आती हैं टेम्परेचर में तो उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। इससे अगर हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे तब भी एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी और अगर आगे जाएंगे तब भी एक्टिविटी कम हो जाएगी। एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होता है अपने फंक्शन में, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बेस्ट वर्क करता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एक्टिविटी कम होती रहेगी और मैक्सिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा जहाँ पे जाके एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल रुक जाएगी और एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। एंजाइम की एक्टिविटी वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर हम लोग पीछे आते रहें, फ्रीजिंग पर आ जाएं बिल्कुल, और अगर मिनिमम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी फिर भी रुक जाएगी, लेकिन जो है एंजाइम यहाँ पे डीनेचर्ड नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे ही दोबारा उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा तो वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैक्सिमम टेम्परेचर तक आ गया तो जो है एंजाइम दोबारा से एक्टिव नहीं हो सकता। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है एंजाइम की एक्टिविटी पे। अब मैंने यहाँ पर जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पे एंजाइम बहुत अच्छे से वर्क करता है वो मैंने लिख दिए हैं। ह्यूमंस की बॉडी में एंजाइम बेस्ट वर्क 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे करता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर ये होता है। और बैक्टीरिया में 70 डिग्री या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि जैसे पता है हम लोगों के बैक्टीरिया जो है वो हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकता है, वो उनकी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 70 डिग्री या उससे भी ज़्यादा पे एंजाइम उनके सही तरह से वर्क कर रहे होते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पीएच का इफेक्ट पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ तक नोट कर लें पहले। अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर है पीएच। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन से पीएच पे एसिडिक नेचर होती है, कौन से अल्कलाइन होता है और कौन से न्यूट्रल होता है। देखिए हमारे पास इस तरह से पीएच स्केल होता है। 1 से लेके ये 1 है 14 तक ये पीएच स्केल होता है। 1 से लेके 7 तक जो है हमारे पास एसिडिक नेचर होती है। कोई भी अगर एंजाइम 1 से 7 के बीच में अगर उसकी पीएच आती है तो वो एसिडिक होगा, और अगर 7 to 14 के बीच में आती है तो वो अल्कलाइन होगा, अल्कलाइन या बेसिक होगा। और अगर 7 हो तो न्यूट्रल होता है।
7 पे pH न्यूट्रल होती है। अच्छा, एंजाइम जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं pH के मामले में भी, जैसे क्योंकि pH की वजह से, pH के चेंजेस की वजह से जो है एंजाइम की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अमाइनो एसिड में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो जो है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, तो एंजाइम की एक्टिविटी में फ़र्क आ जाता है। तो pH जो है pH भी जो है ऑप्टिमम होनी चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा जो एंजाइम्स बेस्ट वर्क करते हैं ना, तो वो 6 to 8 के बीच में जितने मतलब ये जो 6 to 8 जो हमारे पास pH है उसमें जो है एंजाइम ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। बाकी जो है कुछ एसिडिक भी होते हैं, कुछ अल्कलाइन भी होते हैं, तो ये वेरी करता है। कोई एक pH मतलब ऐसे हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि ये वाला एंजाइम इस pH पे अच्छे से करेगा काम, लेकिन जो एंजाइम जिस pH पे काम अच्छे से करता है, अगर कोई और pH हो तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये pH का इफेक्ट होता है। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को pH का बताया है कि pH जो है हर एंजाइम की अपनी अलग अलग होती है, और जो है ऑप्टिमम pH जो है 6 to 8 होती है। इस पे मोस्टली एंजाइम्स मतलब काफ़ी सारे एंजाइम्स की इसके बीच में ही pH होती है। तो हमारे पास एक एंजाइम है पेपेन, वो जो है एसिडिक और अल्कलाइन दोनों मीडियम में ही वर्क कर सकता है। बाकी एक हमारे पास प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम है, वो जो है पेप्सिन है, वो जो है pH 2 पर जब उसकी pH 2 होती है। बाकी ट्रिप्सिन है, उसकी pH 8 होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट आ जाता है एंजाइम कंसंट्रेशन। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम कंसंट्रेशन के। जैसे हम लोग एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि जो एक्टिव साइट्स हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट आएगा और रिएक्ट करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा। लेकिन ये एक हद तक ही होता है, जब तक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ना हो जाए। जैसे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। जब एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट ये अगर इक्वल हो जाए तो हमारे पास जो है फिर ये फर्दर इंक्रीज नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि देखें, अब हमारे पास शुरू में हमारे पास एक एंजाइम है और बहुत सारे सबस्ट्रेट है, तो एक एंजाइम में पहले वो एक सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, फिर वही एक एंजाइम दूसरे सबस्ट्रेट से करेगा, तो इस तरह टाइम लग रहा होता है। तो हम लोग एंजाइम्स को बढ़ा देंगे तो जितने जितने हमारे पास सबस्ट्रेट होंगे वो जल्दी जल्दी जो है एंजाइम्स के साथ रिएक्ट कर लेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन बस ये उस वक्त तक ही होगा जितने हमारे पास सबस्ट्रेट मौजूद होंगे और वही कन्वर्ट हो सकेंगे। अब ये है कि हमारे पास सबस्ट्रेट खत्म हो गया, हम एंजाइम बढ़ाए जा रहे हैं, तो हमारे पास फिर कोई रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये इफेक्ट होता है एंजाइम का। यहाँ तक आप लोग नोट कर लें। अच्छा, देखें आप, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी सेम एंजाइम कंसंट्रेशन की तरह ही होता है कि शुरू में तो जो है हमारा बहुत स्पीड अप करता है रिएक्शन, लेकिन अब जैसे हमारे पास सबस्ट्रेट और एंजाइम्स इक्वल हो जाते हैं तो फिर रिएक्शन फर्दर इंक्रीज नहीं होता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाती है, तो फिर हमारे पास जो है और जो है रिएक्शन स्पीड नहीं करता। तो आप लोगों ने अगर एंजाइम कंसंट्रेशन अच्छे से समझा तो फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी तकरीबन सेम ही है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो है ना एक्टिवेटर होते हैं। एक्टिवेटर वो होते हैं जो एंजाइम, जैसे कोई एक एंजाइम है उसको एक स्पेसिफिक एक एक्टिवेटर होता है जो उसको एक्टिवेट करता है। जैसे हमारे पास एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये आरबीसी में पाया जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो इसका एक्टिवेटर, इस एंजाइम को जो है जिंक एक्टिवेट करता है, तो ये इसका एक्टिवेटर है। ये जो है हमारे पास एक्टिवेटर को हम लोग जो है को फैक्टर भी बोलते हैं। ये इनऑर्गेनिक होता है। और हमारे पास एक होता है फॉस्फेटेज एंजाइम, फॉस्फेटेज। तो फॉस्फेटेज का एक्टिवेटर होता है हमारे पास मैग्नीशियम। तो ये एक्टिवेटर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब हमारे पास जो है इनहिबिटर का टॉपिक आ जाता है। इनहिबिटर हमारे पास दो तरह के होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं ना, वो सबस्ट्रेट से कम्पीट करते हैं। वो जो है सेम उसकी तरह होते हैं, सबस्ट्रेट की तरह होते हैं, और एंजाइम के साथ, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आकर अटैच हो जाते हैं। और जो है और इनहिबिटर होते हैं तो मतलब इनहिबिट करते हैं फिर रिएक्शन को, और सही जो सबस्ट्रेट होता है वो साथ जो है उसके
बाइंड नहीं कर पाता एंजाइम के, तो फिर रिएक्शन नहीं होता। तो ये जो है सेम जो है सबस्ट्रेट की तरह होते हैं और एक्टिव साइट के साथ आकर अटैच करते हैं, लेकिन ये रिवर्सिबल होते हैं। अगर हम लोग एंजाइम की सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दें तो फिर ये जो है इनहिबिटर हट जाता है और फिर नॉर्मल से एंजाइम उसी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये जो है एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच करते हैं, और जब एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच होते हैं ना, जब बाइंड होते हैं, तो हमारे पास जो एक्टिव साइट का जो शेप होता है ना वो चेंज हो जाता है। तो फिर तो वो मतलब जो नॉर्मल सबस्ट्रेट वाला शेप होता है वो रहता ही नहीं है जिसके साथ वो रिएक्ट कर सकता है। तो ये मैंने नीचे जो है आप लोगों को दिखाने के लिए एलोस्टेरिक साइट बनाई है, वो उसके साथ अटैच करता है, एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं करता है। तो जो है हमारे पास शेप ही चेंज हो जाता है और ये इरिवर्सिबल होता है, फिर ये एंजाइम काम का मतलब फिर नहीं रहता है। तो ये दो तरह के हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं, तो आप ये नोट कर लें। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है, जैसे एक प्रोसेस चल रहा है, एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बना, और अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है वही जाके एंजाइम के साथ अटैच करे और उसकी इनहिबिशन करे उसके प्रोडक्ट की, तो हमारे पास जो है फीडबैक इनहिबिशन होती है। मतलब उसके प्रोडक्शन को रोक दे कुछ टाइम के लिए, तो जो है उसको फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, कि उस एंजाइम का अपना ही प्रोडक्ट उसकी प्रोडक्शन को रोक रहा है कुछ टाइम के लिए। ये रिवर्सिबल होता है लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, मतलब सबस्ट्रेट के जैसा सेम नहीं होता क्योंकि प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से अलग ही होता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको जो है फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। जैसे अगर किसी की बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो ब्लड प्रेशर लो होगा तो वो भी फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू हो जाता है। और नेगेटिव फीडबैक होता है ये कि मतलब कोई चीज़ अगर हाई हो रही है तो उसको अगर कम किया जा रहा है तो वो नेगेटिव होता है, और अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उसके प्रोडक्ट की वजह से उस प्रोसेस में और मतलब इजाफा होता चला जा रहा है तो उसको पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। जैसे हमारे पास ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो लेबर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाता है। तो ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है तो लेबर कॉन्ट्रैक्शन में इंक्रीज होता है, तो उस ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से लेबर कॉन्ट्रैक्शन में इंक्रीमेंट आता रहता है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक होता है। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो ब्लड प्रेशर लो करने के लिए जो फीडबैक यूज होता है वो नेगेटिव फीडबैक होता है, क्योंकि हाई था तो वो लो हुआ है और कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ती चली जाती हैं तो वो पॉजिटिव की तरफ जा रही होती हैं। तो ये फीडबैक इनहिबिशन होता है। अच्छा, हमारा लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स दो तरह से हुई भी होती है। क्लासिफिकेशन एक वो जो रिएक्शन टाइप के ऊपर बेस करती है, मतलब कि अगर कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें जो एंजाइम यूज्ड हो रहा है वो उस टाइप में आ जाएगा। बाकी दूसरी हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट, मतलब जिस सबस्ट्रेट पे जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन है तो उसके साथ जो उसके लिए जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो प्रोटीएज वगैरह में आ जाएंगे। तो हम लोग ये यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं। ये मोस्टली रीडिंग वाला टॉपिक है और याद करने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन रिएक्शन टाइप में हमारे पास 6 टाइप्स आ जाती हैं: ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेसेस, लाइसेस, आइसोमेरेज और लाइगेसेस। ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। These enzymes catalyze oxidation reduction reaction of their substrate and act by removing or adding electron or hydrogen ions from or to the substrate। और इसमें जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है। बाकी हमारे पास फिर नेक्स्ट टाइप आ जाती है ट्रांसफरेज की। तो ट्रांसफरेज क्या करता है? These enzyme catalyze the transfer of specific functional group। ये जो है ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। इसमें जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है वो हेक्सोकाइनेज होता है। फिर हमारे पास जो है हाइड्रोलेज आ जाता है, इसमें ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है। इसके लिए हमारे पास एंजाइम्स पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन वगैरह यूज़ हो जाते हैं कि हाइड्रोलेज में जो है हमारे पास डाइजेशन वगैरह का प्रोसेस आ जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ जाती है लाइसिस। तो लाइसिस में क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड्स। जब कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उसको लाइसिस बोला जाता है। इसके लिए हमारे पास हिस्टाइडीन डीकार्बोक्सिलेज यूज़ होता है एंजाइम। फिर हमारे पास 5th टाइप है आइसोमेरेज। इसमें जो है
दीज एंजाइम्स ब्रिंग्स अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम की रीअरेंजमेंट करवाते हैं। जैसे आइसोमर्स हम लोगों को पता है कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो वो स्ट्रक्चर की रीअरेंजमेंट वगैरह में जो हेल्प करवाते हैं वो हमारे पास जो है आइसोमेरेज होता है। और इसमें हमारे पास फॉस्फोहेक्सोजेज आइसोमेरेज जो है यूज़ होता है। तो हमारे पास आ जाता है इसका लास्ट लाइगेजेस में हमारे पास दीज एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट जॉइनिंग टुगेदर ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, तो इसमें हमारे पास पॉलीमरेज यूज़ होता है। फिर हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट, तो इसमें सारे वही प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स वाले आ जाते हैं। तो अगर हमारे पास सबस्ट्रेट प्रोटीन होगा तो प्रोटीएजेस कहलाएगा, और उसके एंजाइम्स जो है यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, पेप्सिन वगैरह हो गए। और फिर अगर दूसरा लाइपेजेस, अगर लिपिड हमारे पास सबस्ट्रेट है और उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वगैरह में कन्वर्ट करवाना है, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, यहाँ पे पैनक्रियाटिक लाइपेज लिखा हुआ है। फिर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स अगर है सबस्ट्रेट, तो कार्बोहाइड्रेजेस बोले जा रही है उस टाइप को, और ये वाले सारे एंजाइम्स जो हैं यूज़ होते हैं। और न्यूक्लिएजेस अगर है, न्यूक्लिक एसिड है, तो ये वाले एंजाइम्स यूज़ होते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब कर लिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।